नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुंज बिहारी सारस्वत हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून में। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ब्रेन ट्यूमर और उससे संबंधित लक्षण और उनके इलाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ये हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि क्योंकि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको दूँगा, उसके बाद हम ब्रेन ट्यूमर की बात करेंगे। कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ी-सी सेफ्टी बरतनी है और सजग रहना है। अपना और अपने साथ वालों का ख़्याल रखना है। अगर हम चीज़ों को सही तरीके से फ़ॉलो करेंगे, तो हम इससे बच सकते हैं। ये कोरोना वायरस जो है, एक नए टाइप का वायरस है, जो चाइना के वुहान शहर से निकला है और इससे कई तरह की रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होते हैं। इससे कई तरह के रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ होती हैं। इससे होने वाले लक्षण जिसमें बुखार है, खाँसी आना है, सोर थ्रोट जो गले में दर्द होता है वो है और कई पेशेंटों में सिर दर्द भी बनता है। इसका बचाव बहुत ही आसान है। जो बीमार व्यक्ति है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, हमें उससे निकलने वाले सिक्रीशन से दूर रहना है, अपने आप को बचाना है। हम कैसे इन्फेक्शन को बचा सकते हैं, इसके लिए हम साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। खाँसने का जो तरीका है, हमें अपनी कोहनी को मुँह पे इस तरह से रख के खाँसना चाहिए, ताकि सिक्रीशन हवा में ना निकले और दूसरे लोग संक्रमित ना हों। अगर हम खाँसने के लिए किसी टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे खाँसने के बाद तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जब भी हम लोगों से मिलते हैं, तो ग्रीटिंग्स का तरीका हमारा, हमें हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है। ये हम जो हाइजीनिक तरीका है, हम नमस्ते बोल सकते हैं, आदाब बोल सकते हैं, सलाम वालेकुम बोल सकते हैं, सत श्री अकाल बोल सकते हैं। पर हमें हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है, दूरी बना के रखें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर, उससे रिलेटेड लक्षण और उनका किस तरह से मैनेजमेंट होता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार मैं फिर अपना परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर कुंज बिहारी सारस्वत हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ, मैक्स देहरादून में। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि ब्रेन से रिलेटेड कई लोगों में सिम्पटम होते हैं, जैसे सिर दर्द रहता है, उन्हें चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं। इन लक्षणों को वो अवॉइड करते रहते हैं और बाद में जाकर पता चलता है कि ये लक्षण ब्रेन ट्यूमर की वजह से थे और इनको अवॉइड करके अब काफ़ी लेट स्टेज में इस कैंसर का पता चला है, ब्रेन ट्यूमर का पता चला है और अब इलाज काफ़ी मुश्किल हो गया है। यहाँ पे ये समझाने के लिए मैंने ये एक मरीज हैं जिनका एमआरआई आपके सामने लगाया है और ये बताने की कोशिश की है कि ये 45 साल इनकी उम्र है और इनको 35 साल की उम्र से सिर दर्द होना चालू हो गया था और बीच-बीच में कभी-कभी उल्टी हुआ करती थी, कभी-कभी चक्कर आया करते थे। इन्होंने अवॉइड किया, इन्होंने किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली, अपने हिसाब से जब भी दर्द होता था, दर्द की गोली खा लेते थे और ये इनको लगता था कि ये नॉर्मल है और 10 साल बाद आप देख सकते हैं इस सीटी स्कैन में काफ़ी बड़ा ट्यूमर इनका दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ़ ब्रेन से रिलेटेड सिम्पटम्स को अवॉइड करने की वजह से हुआ है। हमारे भारतवर्ष में करीबन 50 मिलियन लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या मस्तिष्क से रिलेटेड सिम्पटम्स हैं और ये लास्ट स्टेज पे इसलिए पहुँचते हैं कि हम सब लापरवाही बरतते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। आजकल ब्रेन ट्यूमर यंग एज में भी काफ़ी देखने को मिलती हैं और भारत में करीबन 28,000 लोगों को ब्रेन ट्यूमर हर साल अ, इन्वेस्टिगेट होता है और उसमें से 24,000 लोगों की ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो जाती है। तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर क्या है? इसमें हमारा जो ब्रेन है, कई तरह की कोशिकाओं से मिलके बना होता है, जिसमें न्यूरॉन्स हैं, मेनिंगोथेलियल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स हैं, कई सारे की सेल्स मिलकर ब्रेन का निर्माण करती हैं और इन सेल्स के अनियंत्रित विभाजन से, अनकंट्रोल्ड डिवीजन से ये ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। ये ब्रेन ट्यूमर नॉर्मल ब्रेन पर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से सारे सिम्पटम्स होते हैं। ब्रेन ट्यूमर कितने तरह का होता है? द टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। मुख्यतया ब्रेन ट्यूमर 2 तरह की होती है। पहली प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। ये प्राइमरी
ब्रेन ट्यूमर वो हैं जो ब्रेन से ही अराइज होती हैं, ब्रेन की सेल से ही अराइज होती हैं, उसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं या प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। दूसरी तरह की ब्रेन ट्यूमर वो है जिसमें शरीर में किसी और अंग में ट्यूमर होता है और वो स्प्रेड करता है ब्रेन में। इसे हम मेटास्टेटिक या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। मेटास्टेटिक या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होती हैं और इसमें मरीज की आयु बहुत ही कम होती है। ये सामान्यतः महिलाओं में ब्रेस्ट या स्तन कैंसर से फैलता है, लंग से जाता है, प्रोस्टेट से जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बेनाइन ब्रेन ट्यूमर का इलाज अगर सही समय पे हो जाए, सही समय पर सर्जरी करके बेनाइन ब्रेन ट्यूमर को निकाल दिया जाए, तो मरीज अपनी सामान्य या नॉर्मल लाइफ व्यतीत करता है। और अगर हम अवॉइड करते रहते हैं सिम्टम्स को और ये लास्ट स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है, तो परेशानी बहुत बढ़ जाती है, इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है और आयु इस बात पे डिपेंड करती है कि इलाज किस समय पर चालू किया गया। थोड़ा रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि ब्रेन ट्यूमर 2 तरह की हैं, एक मेटास्टेटिक है, एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो है ब्रेन से ही अराइज होती हैं और ये 4 तरह की होती हैं, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 बेनाइन ब्रेन ट्यूमर है। ये नॉन कैंसरस है और सही समय पे इलाज करने पे मरीज सामान्य आयु जीता है। और ग्रेड 3 ग्रेड 4 में डिपेंड करता है कि किस समय पे इलाज किया गया है। मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर दूसरे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स से ब्रेन में पहुंचती है और ये सब कैंसरस ब्रेन ट्यूमर है, इसमें मरीज की आयु बहुत कम होती है। कॉजेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर हम ये जान लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर किस किस कारण से होता है। सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर में सभी प्रकार के ब्रेन ट्यूमर की संभावना बढ़ती जाती है। चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लंग्स हो, प्रोस्टेट हो, ब्रेस्ट हो, हर तरह का कैंसर बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता जाता है। दूसरा, कुछ तरह के ब्रेन ट्यूमर फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, जैसे मेनिंजोमा। मेनिंजोमा में प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं और क्योंकि प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स में ज्यादा होता है, तो इनकी परसेंटेज फीमेल्स में ज्यादा होती है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे एक्सपोजर भी ब्रेन ट्यूमर को बढ़ा देता है। कुछ सॉल्वेंट्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, ऑयल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो, रबर, फिनाइल क्लोराइड, ये सब पदार्थ ब्रेन ट्यूमर के संभावना को बढ़ा देते हैं। 5% लोगों में ये जेनेटिक फैक्टर या जेनेटिक कंडीशन की वजह से होती है। कुछ वायरल इन्फेक्शन में ब्रेन ट्यूमर की संभावना बढ़ जाती है, जैसे एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालोवायरस और एचआईवी वायरस। कुछ पदार्थ जो हमारे खाने में पाए जाते हैं, वो भी ब्रेन ट्यूमर की संभावना को बढ़ा देते हैं। इसमें मुख्यतः है एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स, जो कि आपके कर्ड मीट में पाया जाता है, जो सिगरेट स्मोकिंग में भी एन नाइट्रोसो कंपाउंड है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो पदार्थ यूज होते हैं उसमें भी अधिक मात्रा में नाइट्रोसो कंपाउंड पाया जाता है, जो कि ब्रेन ट्यूमर की संभावना को बढ़ाता है। ब्रेन ट्यूमर को कैसे पहचाने, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और कई सारे लक्षण हैं जो ब्रेन ट्यूमर में दिखाई देते हैं, जिसमें सिरदर्द, चक्कर आना, मिर्गी या सीजर या एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं, दौरे आना, उल्टी होना, देखने या सुनने में परिवर्तन भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। मूड की समस्याएं, मूड फ्लक्चुएशन या बिहेवियरल प्रॉब्लम भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकती है। बोलने में तकलीफ आना, हाथ पैरों में कमजोरी, याददाश्त का कम हो जाना, नींद ना आना, महिलाओं में मेंसेज या पीरियड का बंद हो जाना, ये सब भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। सिर दर्द काफी कॉमन, सबसे कॉमन लक्षण जो ब्रेन ट्यूमर का है वो सिर दर्द है, पर ये भी समझना जरूरी है कि सभी सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से नहीं होते। जैसे जिसे हम टेंशन हेडेक बोलते हैं, माइग्रेन है, आंखों की रोशनी जिनमें कम हो जाती है, उसमें जो सिर दर्द होता है वो भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से नहीं है। माइग्रेन है, साइनोसाइटिस है, इन सब की वजह से जो सिर दर्द है वो इनको दवाई से सही किया जा सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से नहीं। लकवा आ जाना, जिसे पैरालिसिस भी बोलते हैं। पैरालिसिस का मतलब है कि शरीर के किसी भाग में कमजोरी आ जाना।
ब्रेन ट्यूमर में जो पैरालिसिस होता है या लकवा आ जाता है, उसका पहला लक्षण उस हिस्से में भारीपन या सुन्नपन आने लगता है और धीरे-धीरे वीकनेस आने लग जाती है और वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ये भी ब्रेन ट्यूमर में काफ़ी कॉमन सामान्यतः पाया जाता है। तीसरा और सबसे खतरनाक लक्षण है ब्रेन ट्यूमर का, वो है मृगी के दौरे आना, जिसे सीज़र, एपिलेप्सी बोलते हैं। ये काफ़ी खतरनाक लक्षण है और इसमें पूरी बॉडी शेक करने लगती है, मुँह से झाग निकलने लगते हैं और पेशेंट बेहोश हो जाता है। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। आँखों में धुंधला दिखाई देना, नज़र के किसी हिस्से में कमी आ जाना, दोहरी दृष्टि जिसे डिप्लोपिया बोलते हैं, मरीजों को दो-दो दिखाई देते हैं, ये भी ट्यूमर की वजह से होता है। धुंधला दिखाई देना जिसे ब्लरिंग ऑफ विज़न बोला जाता है इंग्लिश में और अ, नज़र के किसी भाग का कम हो जाना, ये भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्पटम्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कॉम्बिनेशन हमारे सिम्पटम्स में है जो कि ब्रेन ट्यूमर को इंडिकेट करता है। इसके लिए अगर मरीज जिसको कभी दौरा नहीं पड़ा है और 50 साल के बाद पहली बार दौरा पड़ा है, वो पेशेंट जिनकी आयु 50 साल से ज़्यादा है और उनको फर्स्ट टाइम दौरा पड़ा है, वो मोस्टली ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। पेशेंट जिनमें सिर दर्द सुबह के समय बहुत ज़्यादा होता है और उल्टी के साथ एसोसिएट होता है। मरीज रात को बिल्कुल सही सोता है, सुबह उठता है तब उसको सिर दर्द और उल्टी होती है, वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। अगर सिर दर्द के साथ हाथ-पैरों में सुन्नपन आ जाए या कमज़ोरी आने लगे और वो बढ़ती चली जाए, तो वो भी सामान्यतः ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। सिर दर्द, उल्टी और साथ में आँखों की रोशनी का कम हो जाना, ये भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। सिर दर्द, उल्टी और चक्कर आना, साथ में आँखों की रोशनी कम हो जाना, ये कॉम्बिनेशन अगर मिलता है, तो भी ब्रेन ट्यूमर की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। सिर दर्द, उल्टी के साथ सुनने की शक्ति का कमज़ोर हो जाना या बिहेवियरल सिम्पटम आना, जिसमें व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है मरीज के, ये भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। महिलाओं में सिर दर्द, उल्टी और आँखों की रोशनी कम हो जाने के साथ-साथ पीरियड का बंद हो जाना इंडिकेट करता है कि पिट्यूटरी ट्यूमर है उन्हें और पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से ये सारे सिम्पटम उनमें मिलते हैं। अगर इसका ऑपरेशन सही समय पे कर दिया जाए, तो ये सारे सिम्पटम रिवर्स हो जाते हैं। अगर किसी को ये सभी सिम्पटम हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे न्यूरोसर्जन से सलाह लेनी चाहिए और जो न्यूरोसर्जन उनको जाँचें लिखता है, वो उन्हें करानी चाहिए और जो ट्रीटमेंट बताता है, वो उन्हें करवाना चाहिए। इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट है इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन बहुत ही अधिक इस्तेमाल होने वाली जाँच है और ये ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत सेंसिटिव है और ब्रेन ट्यूमर को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। ये मुश्किल से 30 सेकंड में हो जाता है और इससे ब्रेन ट्यूमर का पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई। एमआरआई इसलिए भी ज़रूरी है कि एमआरआई से ट्यूमर की फाइन डिटेल मिलती है, ऑपरेशन करना आसान हो जाता है। हमें किस जगह से जाना है, क्या प्लेन लेना है, कितना ट्यूमर निकालना है, कितना ट्यूमर में कहाँ से अप्रोच करते हैं, ये डिटेल हमें एमआरआई से मिलती है। और एमआरआई से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि जब आप एमआरआई कराने जाएँ, तो आपके पास कोई भी मेटल या धातु की वस्तु नहीं होनी चाहिए, एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, पर्स नहीं होना चाहिए। अगर वो मरीज़ जिनको पेसमेकर लगा है या ऑर्थोपेडिक सर्जरी होके इम्प्लांट लगा है, तो वो उन्हें पहले ही डॉक्टर को बता देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में भी एमआरआई नहीं किया जा सकता है। हम ट्रीटमेंट ऑप्शन को भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में सबसे पहला है सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। नई तरह की थेरेपी भी हैं जिसमें गामा नाइफ सर्जरी या साइबर नाइफ सर्जरी बोलते हैं। वो ये मेनली 3 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर साइज़ जिनका होता है उसमें यूज़ करते हैं। एंडोस्कोप से भी ट्यूमर को निकाला जाता है जिसमें पिट्यूटरी ट्यूमर सामान्यतः एंडोस्कोप से ही निकाली जाती है। सर्जरी
जो है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है ट्यूमर का। इससे हमें ट्यूमर की ग्रेडिंग करने में आसानी होती है। ट्यूमर को निकालने से नॉर्मल ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो कम हो जाता है, मरीज के जो सिम्टम है वो रिवर्स हो जाते हैं और जो ट्यूमर हमने निकाला है उस पार्ट को एग्जामिन करके हम उसकी स्टेज कर सकते हैं, उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ट्यूमर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो हम उसे लो ग्रेड ट्यूमर बोलते हैं और 3 एंड 4 है तो हम उसे हाई ग्रेड ट्यूमर बोलते हैं। इस पे आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगला रेडिएशन या रेडिएशन थेरेपी, ये भी 2 तरह की है। सर्जरी के बाद जो हम रेडिएशन देते हैं वो कैलकुलेटेड डोज में आप 1 से 1.5 महीने में पेशेंट को देते हैं। उसमें जो बची हुई ट्यूमर सेल्स होती हैं वो रेडिएशन के थ्रू उससे उनकी डेथ हो जाती है। ये ग्रेड 2 से ऊपर वाली जो ट्यूमर है, यानी कि ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 ट्यूमर्स जो हैं उनमें हम रेडिएशन का उपयोग करते हैं। जो गामा नाइफ सर्जरी है ये एक्चुअल में सर्जरी नहीं है, ये रेडिएशन को हम बहुत ही अत्यधिक मात्रा में किसी एक पॉइंट पे एकत्रित कर देते हैं जिससे ये उस एरिया को जला देती है। इसे हम गामा नाइफ सर्जरी बोलते हैं। ये भी एक रेडिएशन का ही टाइप। ये कुछ पेशेंट हैं जो हमने ऑपरेट किए हैं और ऑपरेशन के बाद ही काफी तुरंत काफी इम्प्रूव हुए हैं, जिसमें ये आप देख सकते हैं इस सिटी स्कैन में काफी बड़ा ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी के दौरान ये आपको ट्यूमर दिखाई दे रहा है। और ये इतना बड़ा ट्यूमर इनका करीबन 4 सेंटीमीटर का हमने निकाला है और ऑपरेशन के बाद ये आप देख सकते हैं कोई ट्यूमर बाकी नहीं है। पेशेंट डिस्चार्ज है, पेशेंट को मतलब ठीक है। एक ये ट्राइगोनल मेनिंजोमा का केस है जो मैंने मेनिंजोमा आपको बताया था कि फीमेल्स में ज्यादा होता है। ये ट्राइगोनल मेनिंजोमा रेयर ट्यूमर्स हैं और ये काफी डीप ब्रेन में होती है। इनका ये सर्जरी के दौरान का फोटो है जिसमें ये ट्यूमर वाला पार्ट है और सर्जरी के बाद का ये सिटी स्कैन है जिसमें ट्यूमर पूरा निकल चुका है और ये पेशेंट आप बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ है। ये भी पेशेंट 2 पेशेंट हैं। ये बताने के लिए किया गया है कि ये इन दोनों की एज 60 से 60 प्लस है और ऑपरेशन के बाद ये स्वस्थ हैं। ऑपरेशन से पहले जैसे ये पेशेंट थे इनकी हालत काफी खराब थी, अभी ये फॉलोअप में काफी अच्छी हालत में है। ये भी 60 साल से ज्यादा थे, इनको ब्रेन ट्यूमर थी और अभी काफी स्वस्थ है। एक एमआरआई ये है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 अलग-अलग ब्रेन ट्यूमर हैं इसमें। जैसे ये ऑपरेशन से पहले का एमआरआई है, ये ऑपरेशन के बाद का है जिसमें पूर्णतः ब्रेन ट्यूमर निकाला जा चुका है। तो इस प्रेजेंटेशन से 2 चीजें टेक होम मैसेज के रूप में मैं आपको देना चाहता हूँ कि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं उन्हें हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये सिम्टम्स नोटिफिकेशन की तरह हैं। आप जैसे व्हाट्सएप हुआ या फेसबुक हुआ, उसके जो नोटिफिकेशन आते हैं आप उनको तुरंत देखते हैं, उन्हें बिल्कुल अवॉइड नहीं करते। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ब्रेन से रिलेटेड, ये नोटिफिकेशन है उस डिजीज का, उस बीमारी का। ये वाले की ये मुझे इंक्लूड नहीं कर रखा होगा। हेलो, अच्छा अच्छा, अपने आप को म्यूट कर बोल रहा हूँ। आइए म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। रेडमी तो सब में इंक्लूड करो ना, आपकी फोटो सिम्टम दिखे। को अवॉइड नहीं करना चाहिए और जैसे हम व्हाट्सएप और फेसबुक के नोटिफिकेशन चेक करते हैं वैसे हमें जो हमें सिम्टम आते हैं उसके लिए डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, ब्रेन ट्यूमर लाइलाज नहीं है। अगर पहली और दूसरी स्टेज में अगर पेशेंट हमारे पास आ जाए तो पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। अगर लेट स्टेज में आता है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 में आता है तो मरीज की आयु इस बात पर डिपेंड करती है कि इलाज कब हमारा चालू हुआ है और किस स्टेज में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है। अभी आप लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को और हम या आप चैट के थ्रू भी पूछ सकते हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बताइए। गुड इवनिंग सर।
सर ये मेरी सिस्टर है जो कि शायद उसको जब वो बॉर्न हुई थी तभी उसको मिर्गी के दौरे दौरे तब से ही पड़ रहे हैं उसे। हम्म। ठीक है, लेकिन उसका और कोई इसके सिम्पटम्स नहीं है, मतलब वो बस वो होता है, उसके बाद हमने कोई मेडिसिन शुरू करी है तो अब ठीक है, वो दौरे तो नहीं है लेकिन हाँ, वो जो मेडिसिन हम उसको देते हैं तो अब वो ठीक है। तो क्या मतलब अब क्या लेटर स्टेज पे हो सकता है ब्रेन ट्यूमर या कुछ, या ज़रूरी है कि जो जिसको मिर्गी होती है वही ब्रेन ट्यूमर उसका होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसको मिर्गी है उसको ब्रेन ट्यूमर ही होगा। मैंने आपको एक स्लाइड बीच में दिखाई थी जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स बताया और आप ओके, दे रहे हैं वो है कंजेनिटल सीजर डिसऑर्डर। ये बिल्कुल अलग ओके, है। भविष्य में बढ़ती एज के साथ ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है। बढ़ती हुई हाँ एज जी, वो या एजिंग जिसे बोलते हैं वो अपने आप में कैंसर की संभावना को बढ़ा देती है। उसमें केवल ब्रेन ट्यूमर नहीं, सभी तरह का कैंसर बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में बढ़ता चला जाता है। जो ओके, आप बोल रहे हैं वो कंजेनिटल सीजर डिसऑर्डर है। इसमें अच्छा, एनाटॉमिकली ब्रेन में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है। फिजियोलॉजिकली जो कि आप ईईजी में ही डिटेक्ट कर पाते हैं, फिजियोलॉजिकली हमारे ओ ब्रेन में गड़बड़ होती है और उसके लिए दवाइयाँ काफी लंबे समय तक खानी होती हैं। हाँ जी, जी। तो ये ब्रेन ट्यूमर का सिम्पटम नहीं है। ये बर्थ के साथ जो हुँ, होता है कंजेनिटल सीजर डिसऑर्डर है और इसकी आप दवाई दे ओके, देंगे ये सही रहेगा। और अगर ओके, सामान्यतः हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि 3 से 4 साल दवाई देने के बाद अगर कोई दौरा नहीं पड़ा है तो धीरे-धीरे दवाई बंद कर देते हैं इसमें और अच्छा, फिर ये देखा गया है कि अगर 3-4 साल तक अगर किसी को दौरा नहीं आया तो फिर आगे नहीं आता है। ओके, जी। ठीक है सर। या थैंक यू वेरी मच सर। सर एक और है वो मतलब है तो वो ब्रेन से ही रिलेटेड है। हाँ, हाँ। अ, आपसे पूछ लूँ अभी? बताइए? अच्छा सर ये एक्सीडेंट के बाद जब सर में चोट लगती है और जैसे मतलब मेरी डॉटर है रिविदा भट्ट उसका आपने ही उसका ट्रीटमेंट करा है। जी, 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 जी। तो सर मुझे अब मतलब टच वुड अब वो बिल्कुल ठीक है, तो मुझे ये पूछना है कि क्या फ्यूचर में इसका कुछ वैसे कोई इम्पैक्ट ऐसा कुछ तो नहीं होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सामान्यतः कुछ समय तक जो हम एंटी एपिलेप्टिक देते हैं, ट्रॉमा वाले केस में हम कभी-कभी 6 महीने या कभी-कभी 1.5 साल तक भी एंटी एपिलेप्टिक देते हैं, अगर जिसे सीज़र नहीं आया। अगर सीज़र आया तो हम 1.5 से 3 साल इसमें एंटी एपिलेप्टिक चलाते हैं और ओके, अगर नहीं आता है इस बीच में दौरा तो धीरे-धीरे हम दवाई बंद कर सकते हैं। आगे ओके, सामान्यतः देखा गया है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होती है। अगर दोबारा सिर में चोट लगती है तो ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ओके। लेकिन ऐसा इसका कोई आफ्टर इफ़ेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है अगर, है ना? अगर हम आफ्टर लोग साथ इफेक्ट जो इफेक्ट होता है ब्रेन पे वो उसी समय हो जाता है। आफ्टर इफेक्ट ये है कि बस लॉन्ग टर्म सीजर की एक संभावना बनी रहती है। वो काफ़ी कम है, ओके, ऑल्दो काफ़ी कम जी, बट एक बनी रहती है। अच्छा, जी। ओके। तो सर कभी अगर ऐसे इस केस में अगर कभी जैसे फ़ीवर आ गया तो थोड़ा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत होती है अगर फ़ीवर आ टेंशन गया? लेने की ज़रूरत नहीं है, उस समय डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। है, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। म्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। फिर ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, रुचि बजाज हमारे साथ हैं, इन्होंने पूछा है कि सर समटाइम माय फादर्स वन हैंड गॉट नम फॉर लॉन्ग टाइम व्हाट इट कुड बी प्लीज सजेस्ट। एक्चुअली इसमें क्या है कि इसमें पेशेंट का एग्जामिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये नमनेस जो आपके फादर के हैंड में है इसमें इनके साथ में गर्दन में दर्द होता है या नहीं, या ये नमनेस हाथ के किस एरिया में है, पाम में है या फोर आर्म में है या आर्म में है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। साथ में डीटीआर क्या है, पावर क्या है, ग्रिप क्या है, ये सारा एग्जामिनेशन का एक्चुअली हिस्ट्री भी पूरी चाहिएगी और एग्जामिनेशन भी चाहिएगा, तब ये बता पाएंगे कि ये सिम्टम किस वजह से। केवल एक हाथ का नम हो जाना ये इंडिकेट नहीं करता कि ये ब्रेन ट्यूमर है। इसमें आप एक बार पेशेंट को लेके आ जाइए, एक बार एग्जामिनेशन कर लेते हैं, पूरी हिस्ट्री सही से ले लेते हैं, तो हम बता पाएंगे कि है क्या। थैंक यू। अभी और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? का रोल हुआ तब इसने उसको ऐसे लिटर से लगी हाथ उसको कब रोना है कब हंसना है सब बताया रो रही थी
अभी और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ मतलब इसको मैं एडमायर करने लगी ना इतने थोड़े टाइम से, लगता है मैं बहुत ज्यादा बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी को गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर धीर सिंह यादव बोल रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली से। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। डिस्कनेक्ट हो गया शायद। और ब्रेन हाँ वीर सिंह जी बताइए। हेलो हाँ जी बताइए। अरे राइट साइड में पूरा पार्ट है ये राइट साइड का, हाँ यहाँ तक हाँ पूरा स्ट्रेस होता, थोड़ा पेन सा महसूस होता है और दर्द सा महसूस होता है, और उसके बाद नाइट में नींद भी नहीं आती है, और काफी दिनों से 8-10 साल से है, आपने और स्कैन काफी मैं कराया है? परेशान हो सकता। सिटी स्कैन वगैरह कराया है आपने? सर सीटी स्कैन करवाया था, पीएनएस करवाई थी एक तो यहाँ से, हाँ 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 डॉक्टर साहब ने करवाई थी, और एक हाँ। है सर्वाइकल स्पाइन करवाई थी सर। उसमें हेड उसमें का सिटी पैरोटाइटिस स्कैन आया कराया था आपने? सर जी, सिर का? पैरोटाइटिस आया था सर उसमें, बोलिए बोलिए। और कंटिन्यूटी पेन रहता है, अभी भी पेन हो रहा है, ये अभी भी पेन हो रहा है यहाँ से, ये इस हम्म। पार्ट में, यहाँ से ये और इसके बैक ये एरिया में। आपका जो प्री ऑरिकुलर एरिया और पोस्ट ऑरिकुलर एरिया में पेन है, इसमें आपको उल्टी तो नहीं आती है? साथ में चक्कर नहीं उल्टी तो नहीं होता ना? नहीं सर। हाँ, तो ये एक्चुअली ये ऑक्सीपिटल माइग्रेन भी हो सकता है। आपका सिर का सिटी स्कैन हुआ है पहले? नहीं सर सीटी स्कैन तो नहीं करा है ब्रेन का, तो सीटी एक स्कैन बार की। ब्रेन का स्कैन आप करा लीजिए, अगर उसमें कुछ नहीं होता है तो माइग्रेनस पेन है, ये माइग्रेनस हेडेक है। इसका ट्रीटमेंट पहले दवाइयों के साथ हम कर सकते हैं, और अगर किसी पेशेंट में दवाइयों के बाद भी सिर दर्द बना रहता है और काफी ज्यादा दवाई खानी पड़ती है इस सर्दी को रोकने के लिए, तो फिर हम एक ब्लॉक लगाते हैं पोस्ट ऑरिकुलर एरिया और प्री ऑरिकुलर एरिया में, सुन करने वाला जिसे इंजेक्शन बोलते हैं। अगर वो इंजेक्शन लगाने के बाद आपका दर्द बंद हो जाता है तो ये बेस्ट इंडिकेशन होता है माइग्रेन सर्जरी का। माइग्रेन सर्जरी अपने इंडिया में बहुत कम जगह पे की जाती है, एक यहाँ मैक्स देहरादून में हम लोग करते हैं। तो अगर ब्लॉक लगाने से आपका सिर दर्द बंद हो जाता है तो फिर हम यहाँ छोटा सा चीरा लगा के और वहां पे उस नर्व को डिकम्प्रेस कर देते हैं और ये आपका सिर दर्द बंद हो जाता है। एक सबसे पहले आप ब्रेन का एक स्कैन करा लीजिए, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। सर हेडेक तो होता नहीं, ये जो हेडेक तो होता नहीं। आप जो ऑक्सीपिटल एरिया में बता रहे हैं यहाँ पे जो इसके लिए डायग्नोसिस बनाने के लिए रूल आउट करना जरूरी है कि इंट्राक्रेनियल कोई पैथोलॉजी ना हो, है ना। ये जो नर्व सप्लाई करती हैं ये पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल और प्री ऑरिकुलर एरिया में, तो ये डायग्नोसिस बनाने के लिए रूल आउट करने के लिए कोई इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी ना हो, ठीक है। बट सर इसमें एक बात और है, मैं जैसे सेविंग बनाता हूँ तो सेविंग बनाने में मुझे परेशानी होती है, यहाँ से इस पार्ट, हम्म 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 इस पार्ट से ये वाला इस पार्ट पे मुझे, अगर हम्म। बंद गले की टी शर्ट भी पहनता हूँ तो मुझे परेशानी है। तो एक काम इसमें फिर आपका एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि पावर देखनी पड़ेगी, डीटीओस देखने पड़ेंगे। आपका एक बार एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, या तो आप आसपास किसी न्यूरो सर्जन के पास जाएं और अपना एग्जामिनेशन कराएं। ये देखना पड़ेगा कि सर्वाइकल की वजह से है या कोड कोड की वजह से है या रूट प्रॉब्लम रेडिकुलोपैथी है, क्या है। एक बार एग्जामिनेशन भी आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा इसके। आवाज कट गई इनकी। तो उनका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। दिखाया था तो नहीं, और डॉक्टर दिखाया था ईएनटी में, हाँ, और डॉक्टर विपिन आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है। ने जीटीबी हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रोवाइड की। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा अच्छा,
आपका नेटवर्क मैं ऐसे कह रहा था सर, यहाँ पे जी। मैं जीटीबी हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली वहाँ दिखाया था, इनको दिखाया था? और गुरुबचन सर को दिखाया था। हाँ, डॉक्टर गुरबचन को दिखाया था, ठीक है। तो सर उसके बाद में उन्होंने कुछ गाबापेंटिन दी और टिप्टोमर दिया सर, और बैक्लोपेन 10 mg दिया। उससे आप उनसे भी कोई रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद दोबारा दिखाया आपने उनको? उसके बाद मैंने दोबारा दिखाया, एम्स में दिखाया, डॉक्टर SL यादव PMR में बैठते हैं। देखो, इस तरह से अगर डॉक्टर चेंज करोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलाज करना। इसमें क्या है कि अगर मैं कुछ आपको दवाई देता हूँ आपका एग्जामिनेशन या सब कुछ करने के बाद, और वो दवाई आपको कितना असर कर रही है नहीं कर रही है, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप वापस मेरे पास आओगे तो मैं दूसरी दवा ऐड करूंगा या चेंज करूंगा। वो केमिस्ट्री दवाओं की आपकी बॉडी के साथ बिठानी पड़ेगी। तो आपने एक बार गुरबचन को दिखाया, डॉक्टर गुरबचन को दिखाया, फिर आप जा रही है सर? ये बड़ा मतलब जी आप एक डॉक्टर को पकड़ो, किसी भी एक डॉक्टर को पकड़ो, न्यूरो सर्जन को या न्यूरोलॉजिस्ट को, किसी भी एक को पकड़ो, ताकि वो देख पाए कि आपको किस दवा का क्या असर हो रहा है। हर दवा का हर मरीज पे अलग अलग असर होता सर, 9 साल हो गए मुझे डॉक्टरी पकड़ते हुए, मेरे को है। आज तक रिलीफ नहीं मिला सर, सच में। एक बार आ जाओ, चेंजेस टू आप चेंजेस, डॉक्टर एग्जामिनेशन चेंजेस, करके देख मतलब लेना। ऐसा वन कोर्स, एक जैसे 9 मंथ का कोर्स लिया, जैसे 1 ईयर का कोर्स लिया, चेंजेस टू मेडिसिन टू न्यूरो और ENT डिपार्टमेंट तीनों डिस्कस करके, कंसल्ट करके फिर मेडिसिन लिया। एक बार आप अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं भिजवा दीजिए, देखना पड़ेगा कि है क्या, है ना। एक बार जो भी न्यूरो सर्जन है, ENT वालों ने, या जिसने भी जो एग्जामिनेशन लिखा था और जो जांचें हुई हैं, वो एक बार भिजवा दीजिए। वो ओनली न्यूरो वालों को दिखाया सर, पेंटा नर्व एंटी चलाया है, BD चलाया है सर, उससे उसके बहुत बाद नींद आती आराम है आया आपको? और फिर भी मुझे रिलैक्स नहीं मिलता। आप मेरे को एक बार पूरे रिकॉर्ड भिजवा दीजिए। ओके सर, ओके, जी, थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। सर अगर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं पूछूं, क्योंकि हाँ यहाँ जी, पे दिखा रहा है कि आपका 3 मिनट्स हैं अभी आपके पास। हाँ जी, सर ये कौन है? जैसे आपने अपनी स्लाइड्स में दिखाया है सर में दर्द के इतने सारे रीजंस दिखाए, तो जैसे मेरा भी है फ्रीक्वेंट सर में दर्द रहता है, लेकिन स्पेक्स हैं तो इसलिए आई साइट का कोई वो नहीं है इशू। तो कोई ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के ही होता है, ये कभी भी हो जाता है। तो ये हर दो आपका दो वीडियो नहीं आ बहुत। रहा है। अच्छा ठीक है, पूछिए, आप पूछिए हाँ जी। तो पूछिए। तो सर ये क्या रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि ये माइग्रेन में तो वन साइड, कभी मेरा वन साइडेड होता है, कभी ये टॉप हेड पे होता है, कभी साइड हेड पे होता है। अभी आपसे बात कर रही हूँ तो सेंटर हेड पे हो रहा है, तो ये क्या रीजन हो सकता है ये? आप बहुत ज्यादा सोचते भी हैं क्या? और सर चीजें दिमाग में हाँ चलती सर, एक रहती तो हैं, आप सुबह उठे शाम तक बहुत ज्यादा चीजें भर जाती हैं, एक पॉइंट से अच्छा दूसरा पॉइंट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा पॉइंट। सर एक तो सर ये जो एक तो पिछले मतलब कई मंथ से तो डॉक्टर की थोड़ा टेंशन थी, वो अब ठीक हो गई है। तो हाँ मतलब थोड़ा बहुत सर मेरे को लग रहा है ये तो सभी की लाइफ में चलती रहती है ना, ये चीजें तो अप्स एंड डाउन तो सभी की लाइफ में चलती रहती है। एक बार, अच्छा आप तो देहरादून ही रहते हैं, आप एक बार आ जाइए और अच्छा एग्जामिनेशन कर लेते हैं, हिस्ट्री प्रॉपर ले लेते जी, हैं, तो ये मेरे लिए ओके बताना आसान होगा कि अ, जी परेशानी ब्रेन से रिलेटेड है या कुछ जी और है। ठीक है। सर ये रेविदा भी आपसे 1 मिनट बात करना चाह रही है। हाँ, करवा दीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार, हाय, कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। स्कूल जाना चालू किया हाँ आपने? जी, कब? नहीं, अभी तो हाँ, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कब हाँ आ जी। रहे हो आप दिखा? ओके, और सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। हमारे ब्रेन में, जैसे मैंने गूगल पे पढ़ा था, हमारे ब्रेन में 6 लोब्स होती है ना? हाँ हाँ, एक पैराइशियल होती है, एक ऑक्सीपिटल होती है, और 4 कौन-सी होती है? फ्रंटल होती है, तीसरी। फ्रंटल होती है, पैराइटल होती है, ऑक्सीपिटल होती है। हेलो,
ओके, कहाँ पे दर्द होता है आपको? ये इधर की कहाँ दर्द होता है सर को? हेलो हाँ, कहाँ दर्द होता है आपको? दर्द कहाँ पे होता है सर को बताओ? कहाँ दर्द इधर राइट इधर साइड में? और इधर सर को बताओ, बताओ। राइट अच्छा, साइड ठीक। में ईयर्स हाँ, इधर से लेके इधर रोज होता है? और लेफ्ट साइड में भी होता है। ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट 1-2 दिन छोड़ के ऐसे होते रहते हैं। मतलब मार्च से हो रहा है। अच्छा, हम्म आपने एक्सरसाइज चालू की है? एक्सरसाइज कौन सी नॉर्मल वाली? नॉर्मल वाली? हाँ जी। हाँ, एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी आपको चालू करना है। हम्म आपके फादर को बताया था मैंने, है ना? हम्म मेडिटेशन आप सीखना है और आपको करना है, ठीक है? और टेंशन नहीं ओके लेनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी किसी चीज की। सब ओके सर ठीक है और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ओके सर कभी जब ज्यादा सिर दर्द होगा तो पैरासीटामोल लेना है आपको, ठीक है? ओके सर ओके, कोई टेंशन? थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।